जैव प्रकर्म का ये दूसरा टॉपिक। पहला में आपने पढ़ा था पोषण, और पोषण खत्म हो चुका है आपका, और आज आप पढ़ने वाले हैं श्वसन। देखिए अगर बायो का अगर देखिए तो सबसे बड़ा चैप्टर जैव प्रकर्म ही है, इसके बाद सारे चैप्टर आपको छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, हम लोग को श्वसन पढ़ना है ना कि श्वासोच्छ्वास पढ़ना है। हमारे डेली लाइफ में दो चीजें होती है। पहली कि हम लोग वायुमंडल से बहुत सारे गैसों को ग्रहण कर लेते हैं, और गैसों को ग्रहण कर करके वो फेफड़ा तक ले जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे अंदर होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि ये आपका नाक बना देते हैं, चलिए नाक है, और यहां से ऑक्सीजन घुस करके जाएगा सबसे पहले कहां, फेफड़ा में, फेफड़ा। ठीक है, और इस फेफड़ा में जब ऑक्सीजन जाता है तो फेफड़ा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायुमंडल से ऑक्सीजन ही जाता है। हमारे नाक के पास या किसी के नाक के पास ये क्षमता नहीं है कि वो ऑक्सीजन को छाट सके, ऑक्सीजन को छाट सके। ऑक्सीजन को छाटने का या सिर्फ ऑक्सीजन को चूसने का जो काम करता है वो हमारे अंदर फेफड़ा में मौजूद कुपिका करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वायुमंडल में हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो सांस लेते हैं इसको हम लोग श्वसन क्रिया नहीं बोलते हैं, इसको श्वासोच्छ्वास बोला जाता है, अंग्रेजी में बोले तो ब्रीदिंग बोला जाता है। तो हम वायुमंडल से पूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मतलब पूरी गैस को ग्रहण करते हैं, और जब गैस हमारे फेफड़ा तक पहुंच जाता है तब फेफड़ा जो चॉइस किया जाता है कि इसमें से ऑक्सीजन कौन है और किसको अंदर छाटना है। तो ऑक्सीजन फेफड़ा के अंदर मौजूद कुपिका में से, कुपिका होता है ना, उस ऑक्सीजन को छाटने का काम करता है, और जब ऑक्सीजन छाट देता है, मतलब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, तब वो ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए, याद कीजिए ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और उससे होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। फेफड़ा ग्रहण नहीं करता है, फेफड़ा के अंदर में कुपिका करता है, तो जब कुपिका उसको ग्रहण कर लेता है तब वो जाकर के कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद पूरी शरीर में फैलता है। लेकिन याद कीजिए कि वहीं शरीर ब्लड जा सकता है, ऑक्सीजन जा सकता है जहां जहां ब्लड जाएगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जहां पास ब्लड नहीं जा पाता है। तो नहीं जा पाता है तो सोचिए कि वहां पर श्वसन कैसा होगा। तो वहां पास जो श्वसन होता है उस श्वसन में ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन होगा उसे वायवीय श्वसन, और जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन नहीं होगा उसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि श्वसन जो होता है वो दो तरह का होता है, याद रखिएगा। श्वसन आपका दो प्रकार के होता है, एक श्वसन होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वहां होता है जहां ऑक्सीजन रहती है, अवायवीय श्वसन वहां होता है जहां ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगी वहां पास ये वाला, और जहां पास रहेगी वहां जनरली अवायवीय श्वसन जो होता है पेशीय ऊतक में होता है, याद रखिएगा। ये जनरली किस में होता है, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और आपको पता है कि ऊतक क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़े हैं। पेशीय ऊतक जिससे हमारा गति प्रदान होता है, गति हमारे अंदर में गति प्रदान करने का काम कौन करता है, पेशीय ऊतक करता है। ठीक है, तो पेशीय ऊतक में क्या होता है आपका अवायवीय श्वसन। और देखिए सबसे पहले हम लोग अवायवीय श्वसन को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वायवीय में आते हैं। तो अवायवीय श्वसन की पहचान क्या है कि ये आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति यानी कि अभाव में होगा, मतलब कि अवायवीय श्वसन जहां होगा ना वहां पास आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा। याद रखिएगा O2 के अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मैंने अभाव, मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो वो अनुपस्थिति होती है। ठीक है, और देखिए अनुपस्थिति में होता क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचाएंगे, फेफड़ा उसको ग्रहण करेगी, अब ग्रहण करने के बाद उसको ब्लड से भेज देगा कहाँ, पूरे शरीर में। तो अगर पूरे शरीर में भेज रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो फिर इसमें आ जाएगा। लेकिन वहां पर सोचिए जैसे यहाँ पर हमारी त्वचा है, तो त्वचा का बाहरी हिस्सा पूरा वायुमंडल से संपर्क में है, लेकिन त्वचा के जस्ट नीचे जाओ, हल्का सा नीचे जाओ, जहां पास ना तुम्हारा ब्लड है और ना उसका संपर्क ऑक्सीजन से है। समझ में आई बात, नहीं उसका संपर्क ऑक्सीजन से है और ना ही उसके अंदर ब्लड है। काटना नहीं है, हल्का सा नीचे जाना है, तो वहां पास जो श्वसन की क्रिया होगा वहां पास आपका ये अवायवीय होगा। और जनरली इसमें क्या आता है, पेशीय वाला आता है। तो इस अवायवीय श्वसन में होता क्या है समझिए
कि वहां तो ग्लूकोज रहेगा ही, शरीर के प्रत्येक भाग में हमारा कुछ नहीं तो ग्लूकोज तो मौजूद ही रहता है, तो ग्लूकोज वहां रहेगा। तब ग्लूकोज में आपको पता है कि C6H12O6 ये तो पता है। और इस ग्लूकोज को बोला जाता है ईंधन, ठीक है। ईंधन, ईंधन कहने का मतलब इसको ईंधन इसलिए इसको बोला जाता है ना, इसका दहन होता है, इसका दहन होता है। देखिए इस ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, कोशिकीय ईंधन, इससे बोला जाता है कोशिकीय ईंधन। तो यहाँ पास ईंधन कहने का मतलब क्या है ना कि कोशिका एक फ्यूल के रूप में कार्य ग्लूकोज जो है एक फ्यूल के रूप में काम करता है। ये सरफेस सब प्रोसेस ना होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे कोशिका में जाओगे तो कोशिका में इसको क्या मिलेगा, C6H12O6 मिलेगा। और इसका जैसे ही विखंडन होता है तब बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि आप सोए हुए रहेंगे और सोते सोते इधर पास या कहूं पास शरीर में या हाथ में फूल जाता है। अब फूल कर करके और उसमें जहां फूलेगा ना वहां से दर्द जैसा देने लगता है। तो अगर दर्द जैसा दे रहा है ना तो आप समझ जाइए कि वहां पास आपका अवायवीय श्वसन हुआ है। और अवायवीय श्वसन में ज्यादा लैक्टिक एसिड का स्राव हो जाएगा तो दर्द का कारण बन जाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कहीं पास सुतले सुतले तो दर्द हो जा रहा है तो एक स्राव ज्यादा हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड आपके अंदर में ज्यादा स्राव हो जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की अभाव है, इसीलिए आप पूरा शर्ट पैंट खोल के सोते हैं। अरे लो तो वहां पास लो, अरे लो लेते तो वहां पास देखिएगा ना तो वहां पास जनरली खुला बदन सोना ज्यादा लाभदायक होता है, वहां पास ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलती है, ठीक है। इसीलिए अगर जेकरा बार बार दर्द हो जा रहा है ना सुतले सुतले, वो कल से शर्ट खोल के सोइए रे, समझा ना। तो वहां पास समझा, तो वहां पास क्या होता है ना कि ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में मिलता है, वो आराम से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि लैक्टिक एसिड का स्राव तभी होता है जब हमारे अंदर में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होती है। अवायवीय श्वसन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो लैक्टिक एसिड की स्राव क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और बहुत ज्यादा होगा तो चुभेगा तो फिर फूलेगा, अब फूलेगा तो दर्द होगा, अब दर्द होगा तो जब तक फिर देना। एक चीज और समझो कि दर्द हो जाता है तो अपने अपने खत्म भी हो जाता है, अपने अपने पचक भी जाता है, तो पचक जाता है खत्म हो जाता है, इसका मतलब कि वहां पर सब लैक्टिक एसिड की स्राव कम होगी। तो यहाँ इसमें एक टेंशन होती है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड जैसे ही आपका विखंडित होता है तब इसको से मिलता है ऊर्जा, इसको से ऊर्जा मिलता है, लेकिन बहुत कम ऊर्जा मिलता है और मात्र 2 एटीपी। देखिए एटीपी क्या है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एक चीज समझिए कि ये आपका ऊर्जा को ग्रहण करने का एक बैंक है, बैंक संग्रह है, मतलब कि जैसे पैसा संग्रह करने वाला बैंक होता है ना, तो जो ऊर्जा बनता है ना इसको रखने वाला कोई ना कोई होगा ना, तो उसको रखने वाला काम करता है, ये करता है एटीपी। एटीपी के रूप में संचित होती है। और यही एटीपी जब टूटता है, समझ में आ रही बात, यही एटीपी जब टूटता है तो इससे मिलता है ऊर्जा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है तो ऊर्जा एटीपी के टूटने से मिलता है, लेकिन ऊर्जा रहता कहाँ है तो एटीपी के रूप में रहता है। समझ में आ रही बात, इतना हमेशा याद रखियो कि ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है और ये टूटता है तो फिर हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम लोग काम वगैरह सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको से मात्र 2 एटीपी, समझना, इसको से कितना मिलता है, मात्र 2 एटीपी। जब इसी चीज को आप यहाँ देखिए वायवीय श्वसन में, तो देखिए इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा तो वायवीय श्वसन क्या है, तो वायवीय श्वसन की आप बात कीजिएगा तो सोचिए कि वायवीय श्वसन किसको कहते हैं, कि वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जहां भी ऑक्सीजन मिलेगी वहां क्या होती है, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। और इसीलिए याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर बोला जाता है, याद रखना, या पावर हाउस या ऊर्जा घर आपको किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आप समझिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है वो समझिए। देखिए हमारे अंदर में गए तो कोशिका के अंदर में कोशिकांग बहुत सारे होते हैं नहीं, और उसमें से एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज आता है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है, यानी कि तोड़ता है। अब तोड़ने के कारण क्या होता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा प्लस ऊष्मा, ऊर्जा और क्या निकलता है, ऊष्मा। और यही ऊष्मा क्या होती है, गर्म होती है, जो हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है। तो यहाँ पास क्या हो रहा है
कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को बोला जाता है कोष्ठीय ईंधन। और एक ग्लूकोज में देखिए तो कार्बन के 6 अणु है, याद रखना, कार्बन का 6 अणु। और इसी कार्बन को 6 अणु को जब विखंडित किया जाता है तब ये बनता है पाइरुवेट, ठीक है। और जबकि यहाँ बस क्या बन रहा है ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक एसिड। यहाँ से 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो आपको अवायवीय। और यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है कि किस प्रकार के विखंडन में ग्लूकोज, किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से पाइरुवेट बनता है, तो वो आपका वायवीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पास कार्बन के 6 अणु जो ग्लूकोज वाला होता है, इसके विखंडन से पाइरुवेट बनता है, कार्बन के 3 अणु में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कार्बन के 3 अणु होता है और इसी पाइरुवेट का विखंडन से फिर बनता है ऊर्जा। इसको जब विखंडित किया जाता है, ये सब क्रिया किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा टोटल के टोटल क्रिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के 6 अणु विखंडित होकर के कार्बन के 3 अणु में, और एक कार्बन का 3 अणु जब विखंडित होता है तो ये देता है CO2 जल और ऊर्जा। और यही CO2 जो होता है ना, याद रखना कि यही जो CO2 होता है, हम लोग श्वास फेंकने के क्रम में CO2 को बाहर फेंकते हैं, यानी कि बाहर जो छोड़ते हैं उसको हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, यानी कि शरीर से CO2 को बाहर करते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं ना, तो सांस छोड़ने के दौरान जो गैस निकलती है वो गैस कौन सा होता है, CO2। और कुछ मात्रा में आपका जलवाष्प होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप ठंडी के मौसम में मफलर को मुंह से बांध करके रख दीजिए और रखिएगा तो कुछ देरी के बाद वो मफलर मुंह के सामने भीग जाता है। तो भीगने का मेन कारण क्या होता है कि आप उसके अंदर में थूक थोड़ू रहे हैं, ऐसा थोड़ू है कि पान खाई ले और थूके। वो तो पता है कि जब कभी बाइक हेलमेट चला के कोई मतलब हेलमेट पहन के चलावेगा, ओकरा गधा के यादें नहीं रहता है और थूक देगा इसीलिए। अब वहां पास क्या होता है, उसको यादें नहीं रखता है, थूक देगा, गधा का पूरे खराब हो जाएगा, शर्ट स्टाइलों का निकल जाएगा, पान खाई पान बनारस वाला करेगा। अब सोचिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है ना कि शरीर से जो बाहर निकलेगा वो CO2 निकलेगा, प्लस इसके साथ साथ जलवाष्प निकलता है H2। अब जलवाष्प का दूसरा सूत्र थोड़ी होगा, जलवाष्प का भी वही सूत्र होता है जो पानी का होता है, लेकिन अंतर यह कि पानी का वो वाष्प रूप बनता है कौन, H2। और इसके साथ साथ क्या आता है, ऊर्जा। और इसमें जो ऊर्जा मिलता है भरपूर मात्रा में, कितना, 36 ATP। अब बताइए तो कि 36 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ, तो ओवरऑल श्वसन क्रिया में कितना ATP ऊर्जा मिलता है, 38। तो याद रखिएगा इस श्वसन क्रिया में टोटल ऊर्जा, अब टोटल ऊर्जा कितना होता है, तो 36 + 2 = 38 ATP। अगर कोई आपसे पूछ दे कि श्वसन क्रिया के दौरान कुल कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो अगर कुल बोल दे 38, अगर खाली ए पूछ दे कि वायवीय श्वसन में कितना, तो 36, अगर ए पूछ दे कि अवायवीय में कितना, तो 2 एटीपी। और ये आपका श्वसन प्रक्रिया। इसके बाद फिर आगे की क्लास आगे चलेगी, इसको राइट कीजिए।